सीधे उत्तर प्रदेश के बस्ती लिए चलते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोल रहे हैं। सबका विकास करने पर लग गए और इसलिए चाहे जातिवाद हो, चाहे क्षेत्रवाद हो, चाहे वंशवाद हो, चाहे तुष्टीकरण हो, ये सारे के सारे धाराशाही हो गए। न जातिवाद रहा, न वंशवाद रहा, न परिवारवाद रहा और न ही तुष्टीकरण अब चलेगी। अब चलेगा तो राजनीति को समझने वाले सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी बात को आगे लेकर के चलने लगे। हम अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के जा रहे हैं, सुशासन की बात कर रहे हैं। उनके पल्ले क्या है? उनके पल्ले कुशासन है। हमारे पल्ले क्या है? सुशासन है। हम कहते हैं गुड गवर्नेंस, वो कहते हैं बैड गवर्नेंस। कुछ लोगों को हिस्सा देना और कुछ लोगों को हिस्सा देकर के राजनीति करना, यह उनकी तरीका है। मित्रों, यहां जो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं और मेरी बात सुन रहे हैं, बैठे हैं, जो हमारी बात सुन रहे हैं और जो मेरी बात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी बाहर जा रही है, मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गर्व होना चाहिए कि आज अकेली भारतीय जनता पार्टी है ऐसी जिसके पास नेता है, जिसके पास नीति है, जिसके पास नीयत है, जिसके पास आप जैसे कार्यकर्ता हैं और जिसके पास कार्यक्रम है और जिसके पास विकास की योजना है और जो सबको साथ लेकर के चलने की ताकत रखता है। किसी और पार्टी के पास नहीं है। मैं नेता की बात करूं तो मोदी जी से लेकर योगी जी से लेकर यहां पर स्वतंत्र देव हो, चाहे हरीश द्विवेदी हो, चाहे जगदंबिका पाल हो, चाहे जयप्रकाश निषाद हो, चाहे और हमारे सांसद और विधायक और मंत्री हो, एक झड़ी लगी है, एक लड़ी लगी है नेताओं की। इस बात को हमको समझना चाहिए। उनके पास मैं अकेला ही चला था, अकेला ही हूं। कोई नेता नहीं, कोई नेता को बनना नहीं है। बनेगा तो उनका युवराज बनेगा, तब तक इंतजार करो, कोई पूछने वाला नहीं। यह परिवारवाद की पार्टी का एक, जिसको हम कहते हैं कि जो उन्होंने मुसीबत सही है। लेकिन हम अगर अपनी पार्टी की बात करें तो हमारे पास नेता भी है, नीति भी है, नीयत भी है। नीयत, उनकी तो नीयत ही नहीं है, दिखती ही नहीं है। हमारे पास कार्यकर्ता है, उनके पास तो वो हैं जिनको ये लालच लगा हुआ है कि अगर उनकी सरकार आती है तो थाना तुम्हारा, सब डिवीजन तुम्हारा, फलाना तुम्हारा, ये तुम्हारा। ये माफिया राज के लोग हैं, ये कार्यकर्ता नहीं है। ये ध्यान में रखना, इस बात को हमको समझना चाहिए। मित्रों, हमारे यहां इस चुनाव में फर्क साफ दिखता है। मोदी जी के जमाने में और योगी जी के जमाने में आज सीधे पैसा लोगों के खाते में जाता है, सीधा पैसा उनके खाते में जाता है। और जब अखिलेश का जमाना था तो सीधा पैसा उनके खाने के लिए जाता था, वही खाया करते थे, अपना ही उपयोग करते थे, किसी और का उपयोग नहीं करते थे। जनधन योजना के तहत जब लोगों ने मजाक उड़ाया कि मोदी जी क्या जनधन योजना चला रहे हो, अरे कोरोना के दौरान 20 करोड़ महिलाओं को 500 रुपए पूरे 3 महीना लॉकडाउन में सीधा पैसा उनके खाते में पहुंचाया। यह मोदी जी की योजना रही, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, यह परिवर्तन है। कल मुझे पता लगा, योगी जी बोल रहे थे और उसके पहले अखिलेश जी बोल रहे थे हम इतने यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। अरे जो बिजली ही नहीं दे सका वो बिजली के बिल को मुफ्त कहां करेगा, इसको भी समझना चाहिए। ये तो मोदी जी हैं और उसको योगी जी ने इंप्लीमेंट किया है। बोलो, 24 घंटा बिजली रहती है कि नहीं रहती है? रहती है कि नहीं रहती है? जब मोदी जी ने कहा था कि 56 इंच का सीना चाहिए तो इन लोगों ने उपहास उड़ाया था।
आज दावे के साथ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 24 घंटा बिजली रहती है। यह योगी जी ने करके दिखाया, मोदी जी के आशीर्वाद से। यह हमको समझना चाहिए। 2,81,00,000 घरों में 81 लाख घरों में बिजली थी ही नहीं। 2,81,00,000 घरों में बिजली नहीं थी। 18,000 गांव में भारत में बिजली नहीं थी। मोदी जी ने 18,000 गांव में 1,000 दिन में बिजली पहुंचाई और 2,81,00,000 घरों को बिजली पहुंचाई। ये हमको समझना चाहिए, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में भी 80 लाख ऐसे घर थे जहां बिजली नहीं थी। उनको भी बिजली पहुंचाने का काम योगी जी ने सौभाग्य योजना के तहत किया। यह हमको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। आजकल लोग महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। कोई कहता है मैं लड़की हूं, मैं लड़ सकती हूं, मैं लड़ूंगी। जरूर लड़िए, किसने मना किया है? लेकिन आपको शर्म नहीं आई कि आजाद भारत में 70 साल तक 11 करोड़ बहनें अपने दैनंदिन जीवन में शौचालय जाने के लिए गांव के बाहर जाती थी? तब आपको शर्म नहीं आई? आपको महिलाओं की इज्जत की चिंता नहीं हुई? आपको बालक बालिकाओं की चिंता नहीं हुई? ये मोदी जी ने 11 करोड़ शौचालय बनाकर, उनकी इज्जत घर बनाकर उनकी इज्जत की रक्षा की है। इस बात को समझना चाहिए। आज कहते हैं मैं लड़ सकती हूं, मैं लड़की हूं, मैं। अरे लड़ो ना भाई, किसने मना किया है? लेकिन ये 11 करोड़ शौचालय, 11 करोड़ परिवार, 11 करोड़ माताएं बहनें, 11 करोड़ बच्चे जो खेतों में जाया करते थे दैनंदिन जीवन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, उनको उनकी आवश्यकता को पूरा करने का काम मोदी जी ने किया। और योगी जी ने उत्तर प्रदेश में 1,95,00,000 इज्जत घर बना करके 1,95,00,000 परिवारों का और महिलाओं का इज्जत की चिंता की। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, आज हमें भरोसा है मोदी जी पर और योगी जी पर। भ शुरू होता है जो हम लोगों ने भत्ता दिया उसको ध्यान में रख करके। अ आता है आवास के लिए, र आता है राशन के लिए और स आता है सुरक्षा के लिए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश के बस्ती में अखिलेश यादव पर जमकर आरोप लगाया कि हमने गरीबों के खाते में पैसा डाला, जनधन। लेकिन अखिलेश यादव जब पैसा देते थे तो खाने के लिए अपने ही पास आ जाता था। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी कांड में मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा बुरी तरह से घिर गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 5,000 पन्ने की चार्जशीट में सारा का सारा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। इस चार्जशीट में आशीष मिश्रा को आरोपी नंबर 1 बनाया गया। बताया गया कि फायरिंग आशीष और उसके दोस्त अंकित दास के हथियार से हुई। पुलिस ने बैलिस्टिक रिपोर्ट के आधार पर फायरिंग की पुष्टि की। चार्जशीट के अनुसार आशीष मिश्रा का मामा भी आरोपी है। इसका नाम वीरेंद्र शुक्ला है। गृह राज्य मंत्री का साला वीरेंद्र शुक्ला काफिले में उस समय मौजूद था। वीरेंद्र शुक्ला पर सबूत छिपाने के संगीन आरोप हैं, जो खुद भी थार के साथ जा रही स्कॉर्पियो में मौजूद था। कुल 14 आरोपियों के नाम इस चार्जशीट में शामिल किए गए। 5,000 पन्ने की यह चार्जशीट है। आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी है। गाड़ी चढ़ाई, गोली चलाई। वीरेंद्र शुक्ला जो कि मामा है आशीष का, स्कॉर्पियो में मौजूद था। सबूत से छेड़छाड़ की है। सबूत छुपाने का काम वीरेंद्र शुक्ला ने किया है। तो अब इस चार्जशीट में और बुरी तरह से लखीमपुर कांड में ये मामा और भांजा दोनों फंस गए हैं। अब भांजे के साथ साथ यानी कि आशीष मिश्रा के साथ साथ उसके मामा का नाम भी आया है। 5,000 पन्ने की ये चार्जशीट है। इसमें हत्या का आरोप है, क्योंकि किसानों पर गाड़ी चढ़ाने का आरोप तो पहले से था, लेकिन हत्या का आरोप है। किस मामले में? 219 में। ठीक है, वही तिकुनिया हिंसा मामले से जुड़ी। ठीक। अच्छा, कोई नाम, कुछ नाम भी बढ़े हैं क्या? ये क्या धारा लगी क्या उन पे? 201। ठीक। इस चार्जशीट पर किसानों के वकील का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। अमान
इस पूरी एफआईआर जो क्राइम नंबर 219 है जिसमें चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें किसानों की तरफ के वकील हैं। अमान, क्या चार्जशीट कह रही है, कितने पन्ने की है, किन के खिलाफ है? 5000 पन्नों की चार्जशीट है और 14 लोगों के खिलाफ है। इसमें एक नाम बढ़ाया गया है वीरेंद्र कुमार शुक्ला का, जो कि अजय मिश्रा टैनी के रिश्तेदार लगते हैं। जी हाँ। बाकी चार्जशीट में जो है सबसे बड़ी कमी मुझे ये लगी है कि इसमें अजय मिश्रा टैनी का नाम नहीं दिया गया है। थार गाड़ी अजय मिश्रा टैनी के नाम पे थी, एफआईआर की तहरीर में अजय मिश्रा टैनी का नाम था, लेकिन उनको नामजद नहीं किया गया। उसके बाद हमने एक एप्लीकेशन भी दी थी एडीजीपी शिरोडकर साहब को एसआईटी में कि इसमें नाम बढ़ाया जाए अजय मिश्रा टैनी का, लेकिन उनका नाम आज की चार्जशीट में नहीं आया है। क्यों नहीं किया गया? मतलब आप लोगों ने जब बयान दिया होगा, अपना एतराज जताया होगा, एसआईटी की टीम से भी तो मिले होंगे। एसआईटी की टीम से एक्चुअली लास्ट जो हमारा कन्वर्सेशन था वो एक एप्लीकेशन दी थी जगजीत सिंह के माध्यम से, जो वादी है 219 एफआईआर में। तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि चार्जशीट जब आएगी तो आप देख लीजिएगा, उसका नाम उसमें बढ़ाया जाएगा, वो है, लेकिन वो नाम नहीं आया चार्जशीट में आज। चार्जशीट में और कौन कौन है? आशीष मिश्रा का नाम है, अंकित दास का, लतीफ का, कितने लोगों का नाम है, क्या है? पूरे नाम डिटेल में बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो नाम बढ़ाया गया है वो वीरेंद्र शुक्ला का है। अच्छा, कौन है वीरेंद्र शुक्ला का? वीरेंद्र शुक्ला जो है ये अजय मिश्रा टैनी के रिश्तेदार बताए जाते हैं। अच्छा। हाँ। और क्या रोल है इनका, क्या 201 में इनका? गाड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी इन्हीं की है, इसमें इन्वॉल्व है वो। जो 3 गाड़ियां जो चल रही थी जिन्होंने किसानों को रौंदा, उसमें जी हाँ, एक थार गाड़ी थी, एक फॉर्च्यूनर थी और एक स्कॉर्पियो थी। तो स्कॉर्पियो गाड़ी जो है वो वीरेंद्र शुक्ला के नाम पे है। थार गाड़ी किसकी थी? थार गाड़ी अजय मिश्रा टैनी के नाम पे थी और यही हमारा कहना है कि अजय मिश्रा टैनी के नाम पे जब थार गाड़ी थी तो उनको इन्वॉल्व क्यों नहीं किया गया इस केस में। आइए सीधे लखीमपुर खीरी लिए चलते हैं। संतोष शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, 5000 पन्नों की चार्जशीट और आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी, क्या अभी बचने का कोई आशीष मिश्रा का रास्ता है या अब ये फाइनल है, अब सीधे मुकदमा चलेगा और जो अदालत सजा तय करे वो होगी? देखिए, अब कोर्ट को तय करना है। जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन थी उसमें साफ तौर पर कहा गया कि आशीष मिश्रा के ऊपर 2 के, एक तो उनका झूठ ये कि कह रहे थे कि हम कुश्ती जो दंगल कार्यक्रम हो रहा था वहां पर थे, घटनास्थल पर जहां पर किसानों को रौंदा गया वहां नहीं मौजूद थे। पुलिस ने इनकी पुष्टि की है कि घटनास्थल पर ये मौजूद थे। दूसरा, आशीष मिश्रा के द्वारा कहा गया कि इनके असलहों से, जो इनका एक रिवॉल्वर है और एक राइफल है, उससे कोई फायरिंग नहीं की गई। लेकिन पुलिस को जो बैलिस्टिक रिपोर्ट इन असलहों की जब जांच करवाई गई तो बैलिस्टिक रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें साफ तौर पर फायरिंग की पुष्टि हुई है। न सिर्फ आशीष मिश्रा बल्कि अंकित दास और लतीफ उर्फ काले, इनके द्वारा जो 4 असलहे यूज किए गए उसमें फायरिंग की पुष्टि हुई है। यानी कि आशीष मिश्रा न सिर्फ घटनास्थल पर मौजूद थे बल्कि फायरिंग भी की गई। इन्हीं तमाम बातों को देखते हुए चार्जशीट दाखिल की गई है। करीब 5000 पन्ने की चार्जशीट है जिसमें पेन ड्राइव भी है, एक सीडी भी पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने उसमें सबमिट की है। तो अब गेंद कोर्ट के पाले में है। कोर्ट इस पूरे मामले को तय करेगा। अब ट्रायल शुरू होगा, ट्रायल होने के बाद कोर्ट तय करेगा, क्योंकि इसमें जो एविडेंस है वो पुलिस के द्वारा दे दिए गए। अब जो आशीष मिश्रा के वकील की तरफ से जो बचाव पक्ष वकील होगा वो देखना होगा कि कोर्ट को वो किन दलीलों के साथ मुतमईन कर पाता है कि वो निर्दोष है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने अपनी तरफ से एक सॉलिड एविडेंस 5000 पन्नों की चार्जशीट का दाखिल कर दिया है। जी। और संतोष, इसमें जो आशीष मिश्रा है वो कितनी बुरी तरह से फंसा है इस चार्जशीट के अनुसार? देखिए, इस पूरी चार्जशीट में अगर मुख्य आरोपी हैं तो आशीष मिश्रा हैं। आशीष मिश्रा के ऊपर जो हमारे पास जानकारी मिल पा रही है, अभी चार्जशीट चूंकि कोर्ट में दाखिल की गई है, कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा और उसके बाद जब बाहर आएगी तब आधिकारिक तौर पर, लेकिन हमारे पास जानकारी है कि आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी बनाए गए। इनके द्वारा ही किसानों को रौंदने का सीधे से 302 का आरोप लगाया गया, 120B का आरोप, यानी साजिश रची गई। इनके द्वारा एक पूरी प्लानिंग की गई, लोगों को इकट्ठा किया गया और उसके बाद किसानों को जानबूझकर डेलिब्रेट इनके ऊपर गाड़ियां चढ़ाई गई। ये साफ एक बड़ा आरोप है और इसके साथ ही फायरिंग की भी पुष्टि हुई है। हालांकि जो किसान मारे गए उनमें से किसी को भी गोली लगने की पुष्टि नहीं, लेकिन मौके बातें आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ आशीष मिश्रा के जो असलहे जो बरामद हुए, जो पुलिस ने जब्त करके बैलिस्टिक रिपोर्ट करवाई, उसमें फायरिंग की पुष्टि हुई है। तो यानी कि आशीष मिश्रा बुरी तरीके से फंस गए हैं। वहीं दूसरी तरफ अजय मिश्रा को लेकर के भी एतराज है, क्योंकि जो थार जीप थी वो थार जीप अजय मिश्रा के नाम पर रजिस्टर्ड थी। अजय मिश्रा के नाम पर वो थार जीप। संतोष, बहुत धन्यवाद आपका। हम आगे और बातचीत करेंगे। संतोष शर्मा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी चार्जशीट में थार में मौजूद था, उसी के हथियार से गोली चलाई गई, पुलिस ने कहा। अगली खबर,
बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए पहले दिन भारी संख्या में बच्चे पहुंचे वैक्सीन लेने के लिए। अब तक 12,69,000 से ज्यादा बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है। पहले ही दिन 12,70,000 के लगभग बच्चों को वैक्सीन लगी है। वैक्सीनेशन के लिए कोविन ऐप पर 8 लाख से ज्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। काफी लोग ऑफ साइट रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंचे, यानी कि सीधे वहां पर पहुंचे। आज से पूरे देश में 15 से 18 वर्ष के बच्चों का वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो चुका है। कोरोना से युद्ध में बच्चों को सुरक्षा कवच देने का काम देश के विभिन्न शहरों में चल रहा है। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री अपनी अपनी निगरानी में बच्चों के लिए मिशन वैक्सीनेशन का काम कर रहे हैं और ये शुरुआत हो चुकी है। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ, गांधीनगर में भूपेंद्र पटेल अस्पतालों में पहुंचे। हेल्थ सेंटर, स्कूल्स में वैक्सीनेशन केंद्र बनाए गए हैं। बच्चे अपने अपने माता पिता के साथ या लगातार यहां पहुंच रहे हैं। बच्चों में वैक्सीन लगवाने को लेकर जबरदस्त उत्साह भी दिखाई दे रहा है। हमारे देश भर में 15 से 18 साल के करीब 10 करोड़ बच्चे हैं जिन्हें वैक्सीन लगाई जानी चाहिए। तो वैक्सीन तो लग रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि बच्चों को वैक्सीन को लेकर राज्य सरकारें पूरी तरह से एक्शन में हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से डरने की जरूरत नहीं, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जरूरत पड़ी तो ज्यादा सख्ती हम करेंगे। प्रदेश में 15 से 18 वर्ष के बच्चों की कुल संख्या जो लक्षित है वह 1,40,00,000 के आसपास है, जिन्हें यहां पर एक समय सीमा के अंदर टीकाकरण से आच्छादित करना है। कोवैक्सीन उन्हें देने के लिए सजेस्ट किया गया है और उसके लिए आज से प्रदेश के अंदर 2,150 बूथों पर वैक्सीनेशन की कार्रवाई प्रारंभ हुई है। अकेले राजधानी लखनऊ में 39 ऐसे सेंटर बनाए गए हैं जहां पर 15 से 18 वर्ष के बच्चों को ये वैक्सीन दी जा रही है। 15 साल से 18 साल के बीच में कितने बच्चे बच्चियां हैं, तो उन सब चीजों को लेकर के ये बहुत तेजी से हम लोगों के यहाँ ये काम किया जाएगा। अब ये तय हो गया है। हम लोगों का ये लक्ष्य है कि हम लोग सबको प्रेरित कर रहे हैं, सब लोगों का टीकाकरण हो जाए ताकि उनकी सुरक्षा हो सके, वो सुरक्षित रह सके। यहाँ से बोल के मैं पूरे प्रदेश के बेटा बेटियों को ये निवेदन करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ। मेरे प्रिय बच्चों, वैक्सीनेशन शुरू हो गया। 8,667 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए। वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध है और ये सभी बेटे बेटियों से मेरी अपील है कि वैक्सीन जरूर लगवा लेना। ये वैक्सीन सुरक्षा है हमारी। योगी आदित्यनाथ, नीतीश कुमार, शिवराज सिंह चौहान, ये 3 राज्यों के मुख्यमंत्री वैक्सीनेशन पर खुद नजर बनाए हुए हैं। उधर जम्मू के जोधमाल पब्लिक स्कूल में बच्चों के लिए वैक्सीनेशन केंद्र बनाया गया। हमारे संवाददाता सुनील जी भट्ट ने इस वैक्सीनेशन केंद्र पर जाकर बच्चों से बात की। जम्मू के जोधामल पब्लिक स्कूल में जो टीकाकरण केंद्र बनाया गया है, खास टीकाकरण केंद्र बनाया गया है, यहाँ पर जो कोविड से लड़ने के लिए 15 से 18 वर्ष के छात्र छात्राओं को टीका लगना शुरू हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्यकर्मी यहाँ पर आ चुके हैं और जो बच्चे हैं जिनको वैक्सीन लगवाना है वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि उनको टीका लगाना शुरू हो चुका है। दरअसल सरकार की जो दिशा निर्देश है उसके अनुसार कोवैक्सीन ही लगनी है 15 से 18 वर्ष के छात्र छात्राओं को। और जो इनका स्टूडेंट आईडी कार्ड है, यानी कि जो पहचान पत्र है, वो उनको दिखाना है ताकि ये पता लगाया जा सके इनकी उम्र क्या है। जिन्होंने कोविन पर पहले ही रजिस्टर किया है उनको भी यहाँ पर अपना आई कार्ड दिखाना है और उसके बाद ही उनको टीका लगेगा। तो टीकाकरण। जी, आपका नाम? आरुषि। आपकी क्या उम्र है? 17। तो पहले जो टीकाकरण था वो 18 वर्ष के अधिक आयु के लोगों के लिए था, अब 15 से 18 वर्ष के आयु के लोगों को भी टीका लगाया जा रहा है। कैसे देखते हैं आप इस कदम को?
आई थिंक ये बहुत अच्छा स्टेप है जो हमारी गवर्नमेंट ने उठाया है. आई थिंक विद टाइम उनको थोड़ा सा टाइम देना था सो दैट द सिचुएशंस गेट थोड़ा सा लाइक स्टेबलाइज्ड. उसके 2021 में आईपीओ मार्केट ने तमाम पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, लेकिन बीते साल का ये रिकॉर्ड जल्द ही टूट सकता है. अनुमान है 2022 में आईपीओ के द्वारा पिछले साल से भी ज्यादा पैसे जुटाए जा सकते हैं. साल की पहली तिमाही यानी जनवरी मार्च में 44,000 करोड़ के आईपीओ आने से अनुमान सटीक होता दिखाई दे रहा है. आईपीओ मार्केट नए साल में भी नए कीर्तिमान बनाने के लिए तैयार है. 2021 में आईपीओ के जरिए रिकॉर्ड रकम जुटाने के बाद जनवरी मार्च यानी कारोबारी साल 2021-22 की आखिरी तिमाही में भी आईपीओ के सहारे कंपनियां फंडिंग का इंतजाम करने के लिए कमर कस चुकी हैं. सेबी के पास किए गए आवेदनों के मुताबिक जनवरी मार्च तिमाही में 23 कंपनियां आईपीओ के जरिए करीब 44,000 करोड़ रुपए जुटाने को तैयार हैं. इनमें से ज्यादातर कंपनियां टेक्नोलॉजी सेक्टर से जुड़ी हैं. माना जा रहा है कि इन टेक्नोलॉजी कंपनियों का शानदार प्रदर्शन नए साल की पहली तिमाही में शेयर मार्केट की रफ्तार को भी फुल स्पीड पर बनाए रख सकता है. जो दिग्गज कंपनियां जनवरी मार्च में आईपीओ के जरिए फंड जुटाने को तैयार हैं, उनमें शामिल ओयो मौजूदा तिमाही में 8,430 करोड़ रुपए आईपीओ से जुटा सकती है. डिलीवरी आईपीओ के जरिए 7,460 करोड़ रुपए जुटा सकती है. इसके अलावा अडानी विल्मर जनवरी मार्च तिमाही में 4,500 करोड़ रुपए आईपीओ से हासिल कर सकती है. वहीं एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स भी आईपीओ की मदद से 4,000 करोड़ रुपए जुटाने को तैयार है, जबकि वेदांत फैशन के आईपीओ का आकार करीब 2,500 करोड़ रुपए है. पारादीप फास्फेट्स भी जनवरी मार्च तिमाही में 2,200 करोड़ रुपए जुटा सकती है. मेदांता का जनवरी मार्च तिमाही में आईपीओ के जरिए 2,000 करोड़ रुपए हासिल करने का टारगेट है. और एक्सीगो भी मौजूदा तिमाही में आईपीओ के जरिए 1,800 करोड़ रुपए जुटा सकती है. इसके अलावा स्कैनरे टेक्नोलॉजीज, हेल्थिया मेडटेक और सहजानंद मेडिकल टेक्नोलॉजीज भी जनवरी मार्च तिमाही में आईपीओ ला सकती हैं. वैसे तो 2022 में आईपीओ मार्केट 2021 से आगे निकलने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन इसके लिए सेबी के नए नियमों के लागू होने के बाद कंपनियां किस रफ्तार से आईपीओ लेकर आएंगी, ये देखना दिलचस्प होगा. दरअसल सेबी के नियमों के मुताबिक अब प्रमोटर्स और दूसरे निवेशक अपनी हिस्सेदारी आईपीओ के तुरंत बाद नहीं बेच पाएंगे. लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से 2021 में 63 कंपनियों ने आईपीओ के जरिए 1.2 लाख करोड़ रुपए जुटाए थे, वो आंकड़ा 2022 में तोड़ना इतना आसान नहीं होगा. 2021 में कंपनियों ने 2020 के मुकाबले आईपीओ के जरिए 4.5 गुना ज्यादा रकम जुटाई है. कोटक महिंद्रा कैपिटल के मुताबिक 2022 में आईपीओ से करीब 2 लाख करोड़ रुपए जुटाने का अनुमान है. आईपीओ से फंड जुटाकर कंपनियां डेट पेमेंट और मौजूदा शेयर होल्डर्स के बाहर निकलने के अलावा विस्तार समेत दूसरी चीजों के लिए रकम का इस्तेमाल करेंगी. आज तक ब्यूरो. कोरोना के युद्ध में अब बच्चों को भी बड़ा हथियार मिल गया. आज से 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन अभियान हमारे देश में शुरू हो चुका है. बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए देश भर में विशेष इंतजाम किए गए हैं. अस्पतालों के साथ साथ स्कूल्स और विशेष जगहों पर बच्चों के लिए वैक्सीन सेंटर्स बनाए गए. एक्साइटेड तो बहुत थे कि अपनी जान बचने के लिए हमें वैक्सीन लग पा रही है. अगर वैक्सीनेशन लग जाएगी तो सेफ रहेंगे सारे बच्चे. अब बच्चे भी बाहुबली बन रहे हैं. अब बच्चों की बाहु पर भी रक्षा कवच का टीका लग रहा है. अब बच्चों के सामने भी पस्त होगा कोरोना. देश भर में 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन अभियान आज से शुरू हो गया. कुछ राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने खुद इस अभियान को हरी झंडी दिखाई, तो कुछ सूबे में स्वास्थ्य मंत्रियों ने वैक्सीन सेंटर जाकर इस शुभ कार्य को आगे बढ़ाया. राजधानी में अभियान की शुरुआत दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री मनीष सिसोदिया ने की. लक्ष्मी नगर के सर्वोदय बाल विद्यालय में वैक्सीन के लिए बड़ी संख्या में बच्चे पहुंचे. तो जो भी बच्चा इस वक्त दिल्ली में है, हम सबको टारगेट कर रहे हैं और हमने जोन वाइज प्लान बनाया है. इसका अलग अलग जोन्स में हम गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए
और हमारी योजना है कि धीरे धीरे करके एक एक स्कूल के अंदर हम इन कैंप्स को लगाएंगे। पहली बार लग रही है, मतलब बच्चों को 15 to 18 ईयर्स, और पहली बार और सबसे पहली भी मुझे ही लगी है, तो मैं तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी कि मुझे लगने वाली है। बिट ऑफ डर था, बट एक्साइटेड तो बहुत थे कि अपनी जान बचने के लिए हमें वैक्सीन लग पा रही है, इसलिए हम बहुत एक्साइटेड थे। अगर वैक्सीनेशन लग जाएगी तो सेफ रहेंगे सारे बच्चे। बस एक्साइटमेंट थी कि हाँ हमें लग जाएगी, क्योंकि जब बड़ों को लग रही थी तो हमें भी ऐसा होता हमें भी लगनी चाहिए बस। दिल्ली में बच्चों के टीकाकरण के लिए 159 सेंटर बनाए गए हैं। इन सेंटरों को बच्चों के लिए खास तौर पर तैयार किया गया। सेंटर के अंदर सिर्फ बच्चों को जाने की इजाजत है, माता पिता के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। एमएल सेंटर में बच्चे सुबह से ही वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बच्चों को बैठने के लिए जगह दी गई है, वेटिंग रूम अंदर है, लेकिन जो बच्चे हैं यहाँ पर पहले से ही लाइन लगाकर बैठ गए हैं। 12 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन आरएमएल में होगा। बड़ा सेंटर है जहाँ पर वैक्सीनेशंस हो रहे हैं और अब शुरुआत भी हो चुकी है। धीरे धीरे लोग दिन भर आते रहेंगे। 90 से ज्यादा स्लॉट्स इस वैक्सीन सेंटर में बुक हो चुके हैं और इसी के चलते यहाँ पर आगे भी जो अभिभावक है अपने बच्चों को लेकर वैक्सीन लगाने के लिए आते रहेंगे। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों के टीकाकरण की शुरुआत की। लखनऊ के सिविल अस्पताल में मुख्य कार्यक्रम था। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोविड प्रबंधन में जो एक सकारात्मक भूमिका का निर्वहन किया, आज उसका परिणाम है कि कोविड प्रबंधन में उत्तर प्रदेश देश ने दुनिया के अंदर और उत्तर प्रदेश ने देश के अंदर काफी सफलता प्राप्त की है। इसके साथ ही पूरे सूबे के करीब 2000 सेंटरों पर वैक्सीनेशन शुरू हो गया। यूपी में 15 से 18 साल के बच्चों की संख्या 1 करोड़ 40 लाख है। राज्य सरकार की कोशिश है कि हफ्ते भर में सभी बच्चों को पहली डोज लग जाए। उत्तर प्रदेश में 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के टीकाकरण की शुरुआत हो गई है। लखनऊ के सिविल अस्पताल में हम मौजूद हैं, जहां पर एक जो छात्रा है उसको ये वैक्सीन दी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पर आकर के इसकी शुरुआत की थी और अगर आंकड़ों की बात की जाए तो यूपी में लगभग 1 करोड़ 40 लाख छात्रों को या बच्चों को ये वैक्सीन दी जानी है, जो काफी महत्वपूर्ण है। केवल लखनऊ में ही 40 के लगभग जो सेंटर्स हैं वो सक्रिय हो गए हैं, जहां पर ये वैक्सीनेशन किया जा रहा है। पूरे महाराष्ट्र में बच्चों के टीके के लिए 650 केंद्र बनाए गए हैं। 11 बजे से पहले ही सेंटर पर काफी लोग जमा हो गए थे। उनकी शिकायत थी कि उन्हें नहीं बताया गया कि 11 बजे के बाद टीकाकरण शुरू होगा। मध्य प्रदेश में भोपाल के सुभाष स्कूल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बच्चों के टीकाकरण को हरी झंडी दिखाई। इसके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं बच्चों के बीच। बच्चों के मामा शिवराज सिंह चौहान को कहा जाता है और देखिए शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं उन तमाम बच्चों से मिलने के लिए जिनको वैक्सीन लगाई जा चुकी है और मुख्यमंत्री उन बच्चों से बात कर रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि उन्हें किसी तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं हुई वैक्सीन लगाने से। देखिए जिन बच्चों को वैक्सीन लग गई है उन्हें बाकायदा मुख्यमंत्री अपने हाथों से पट्टा भी उनका जो बैंड है वो पहना रहे हैं और ये एक तरीके से देखा जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस अभियान की आधिकारिक तौर पर शुरुआत कर दी है। बच्चों के सुरक्षा कवच के लिए यहाँ 172 सेंटर बनाएंगे। पहले दिन 15 लाख बच्चों को वैक्सीन का लक्ष्य है। बिहार में 17 साल की सृष्टि को सबसे पहले टीका लगा। पटना के अशोक होटल में बने सेंटर से इस अभियान की शुरुआत हुई। में बोले तो तकरीबन 4,93,000 बच्चे हैं जो कि इस एज ग्रुप में आते हैं 15 से 18 के बीच में, जिनको ये टीका लगाया जाएगा और टारगेट है कि 10 दिनों के अंदर पटना के सभी बच्चे इस उम्र के में जो आते हैं 15 से 18 उनको ये टीका लगाया जा सके। गुजरात में मुख्यमंत्री ने बच्चों के टीकाकरण अभियान को आगे बढ़ाया। अहमदाबाद में बच्चों के लिए अलग से बने सेंटर को खास तौर पर सजाया गया था। यंगिस्तान का ये टीका पर्व पूरे देश में उत्साह से मनाया जा रहा है। बच्चे भी खुश हैं कि अब खुलकर जी सकेंगे। स्कूल जाने में डर नहीं लगेगा, खेलने में संकोच नहीं रहेगा। दिल्ली से सुशांत मेहरा, मुंबई से सौरभ वक्तानिया और अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।
बच्चों के लिए वैक्सीन का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिसमस के दिन किया था। 1 जनवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ और अब हम आपको ये बता दें कि बच्चों को वैक्सीन लगवाने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। यंगिस्तान के महापर्व की रौनक पूरे देश में है। आज से बच्चों को कोरोना से मुकाबला करने के लिए रक्षा कवच मिलने लगा। ये रक्षा कवच 15 से 18 साल के बच्चों को मिलेगा। 2007 या उससे पहले जन्मे बच्चे इसके दायरे में आ गए। बच्चों को कोवैक्सीन की डोज मिल रही है। पहली और दूसरी डोज में 28 दिनों का अंतर होगा। इसके लिए कोविन ऐप या ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। देश में 15 से 18 साल के बच्चों की संख्या करीब 10 करोड़ है। अब हम आपको बता दें कि वैक्सीनेशन सेंटर पर करना क्या होगा। पहले कोविन रजिस्ट्रेशन दिखाना होगा, फिर वैक्सीनेशन जोन में एंट्री मिलेगी, जहां फिटनेस चेकअप होगा। फिट होने के बाद आपकी सहमति ली जाएगी। फिर पीडियाट्रिक्स जोन में डॉक्टर ब्रीफ करेंगे। इसके बाद कोवैक्सीन जोन में पहली डोज मिलेगी। फिर वेटिंग रूम में इंतजार करना होगा। तकलीफ होने पर AEFI रूम में भेजा जाएगा। सब ठीक रहा तो घर जा सकेंगे। बच्चों की वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जो 15 से 18 साल के उम्र के बच्चों को वैक्सीनेशन लगेगी, वो प्रोग्राम शुरू हो गया है। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम सरकार ने शुरू किया है। मैं ये बताना चाहूंगा कि 8 करोड़ के करीब इस एज ग्रुप में 7.5-8 करोड़ के करीब बच्चों की पॉपुलेशन है और बड़ा कन्वीनियंट किया गया इस प्रोग्राम को। कन्वीनियंस इसलिए है कि बच्चों की जो यूजुअल नेशनल आईडीज हैं वो तो चलेंगी, लेकिन अगर किसी वजह से बच्चों का आधार कार्ड या नेशनल आईडी नहीं बनी हुई है तो इवन जो नॉर्मल उनका स्कूल का आई कार्ड है वो भी चल सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि 15 से 18 साल के बीच में ही 10th और 12th के सारे बच्चे जो हैं वो कवर हो जाएंगे। बहुत वेलकम स्टेप था। प्रधानमंत्री जी ने क्रिसमस के दिन देश को एक गिफ्ट दिया था। उस दिन अटल जी का भी जन्मदिन था और ये बहुत अच्छा गिफ्ट दिया था, क्योंकि बच्चों के लिए सब लोग पूछ रहे थे बच्चों का टीकाकरण कब होगा। उसका जवाब सबको मिल गया और इसके पहले रोल आउट में 15 से 18 साल के बच्चों को लिया गया है। ये एक बहुत वेलकम स्टेप है और बच्चों के साथ अभी टीके जो है हो रहा है वो नीडल वाला ही है, लेकिन बच्चों को क्योंकि और टीके लग चुके हैं इसलिए बच्चों को एक्सपीरियंस रहेगा टीके का और नीडल से कोई उनको हेजिटेंसी नहीं होगी और उनके पेरेंट्स भी चाह रहे हैं कि उनके बच्चों को टीका लगे समय से। प्रधानमंत्री मोदी ने क्रिसमस के दिन बच्चों को टीके का तोहफा दिया। इसके एक दिन पहले ही ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत बायोटेक के टीके कोवैक्सीन को 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दी थी। 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा। बच्चों का टीकाकरण कोरोना के खिलाफ अभियान का 5वां चरण है। भारत में दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत पिछले साल 16 जनवरी से हुई। पहले चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण हुआ। इसके ठीक 1.5 महीने बाद 1 मार्च 2021 को दूसरा चरण शुरू हुआ। दूसरे फेज में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग और 45 साल से ज्यादा उम्र के गंभीर बीमारी वालों को वैक्सीन की डोज मिली। तीसरा फेज 1 अप्रैल 2021 से शुरू हुआ। इस चरण में 45 साल के ज्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन के दायरे में लाया गया। फिर बारी आई 18 साल से ज्यादा उम्र की और 5वें चरण में 15 से 18 साल के बच्चों को भी शामिल किया गया है। कोरोना फिर लौट रहा है। ऐसे में वैक्सीन कवच का दायरा बढ़ना जरूरी है ताकि इस महामारी के खिलाफ जंग को और मजबूती मिले। आज तक ब्यूरो। एक तरफ वैक्सीनेशन में काफी तेजी हमारे देश में आ रही है तो दूसरी तरफ कोरोना ने अपनी रफ्तार बहुत तेज बढ़ा दी। पिछले 24 घंटों में 33,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मिले। ऐसे में जरूरी है कि वैक्सीन के साथ साथ आप और हम अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाएं, कोरोना प्रोटोकॉल का ईमानदारी से पालन करें।
वैक्सीन सुरक्षा कवच है, कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन सब कुछ नहीं है। वैक्सीन के बाद भी ये गारंटी नहीं है कि कोरोना नहीं होगा, इसलिए वैक्सीन भी जरूरी है और मास्क और 2 गज की दूरी भी। नए साल पर आई तस्वीरें बता रही हैं कि वैक्सीन के बाद लोगों की लापरवाही बढ़ी है। शहर शहर जश्न के लिए सैलाब उमड़ पड़ा था। जो जश्न नहीं मना रहे थे तो अच्छे साल की दुआ के लिए भगवान के दर पर जा पहुंचे थे। मैं जानता हूँ कम से कम कुछ मत समझो, कम से कम 10 लाख आदमियों का दर्शन कल और परसों में हुआ था। 31 तारीख और 1 तारीख को मिला के कम से कम 10 लाख भगत बिहारी जी के दर्शन का लाभ उठा पाए। 2-3 दिन से बहुत अच्छा रस है और बहुत गैदरिंग है, बहुत भयंकर भीड़ थी। कल 1 तारीख को कितनी भीड़ थी? 1 तारीख को पूरे मंदिर में बिहारी जी इलाके में खूब जबरदस्त भीड़ थी, खूब अच्छी भीड़ थी। पूरी जो गली जो थी ये वाली 50 गज भरा हुआ था, मतलब व्यवस्था एकदम चौकट थी। एक तरफ लोगों की लापरवाही बढ़ी तो कोरोना का यू टर्न भी शुरू हो गया। अब रोज रोज डराने वाले आंकड़े आ रहे हैं। बाजारों में भीड़ बढ़ी तो सख्ती की नई फहरिस्त भी आ गई। हरियाणा में शाम 5 बजे तक ही बाजार खुलेंगे। होटलों रेस्टोरेंट को 11 बजे तक की छूट मिली है, लेकिन 50% ग्राहकों को ही एंट्री मिलेगी। चीजों के ऊपर ऐसे कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। स्कूल कॉलेज को बंद किया है। इसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीसीज के माध्यम से कमेटी बनाई गई है जो इसका पालन करें और सख्ती करें। जो इसका पालन नहीं करते हैं, खास करके मास्क का या बाकी जो नॉर्म्स हैं उपस्थिति के, उनका उल्लंघन करते हैं तो उनका चालान भी किया जाएगा। बिहार में भी पाबंदी बढ़ाए जाने की अटकलें हैं। कल क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक है। इस बैठक में और सख्ती पर फैसला लिया जा सकता है। 24 घंटे में देश में कोरोना के 33,000 से ज्यादा मामले आए। महाराष्ट्र फिर सबसे आगे है, फिर बंगाल और दिल्ली का नंबर है। दक्षिण राज्य केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी कोरोना ने रफ्तार बढ़ा दी है। महानगरों का और भी बुरा हाल है। फिर चाहे राजधानी दिल्ली हो या फिर मुंबई या फिर कोलकाता, लोग कायदे कानून मानने को तैयार नहीं हैं। महानगरों की बात करें तो मुंबई में कोरोना के सबसे ज्यादा नए केस मिले। 24 घंटे में यहाँ 8,063 मामले आए। वहीं दिल्ली में 4,100 और कोलकाता में 3,194 कोरोना नए बीमार पाए गए। कोरोना को हराया जा सकता है, कोरोना को भगाया जा सकता है, लेकिन जरूरी सावधान रहने की है, एहतियात बरतने की है। आज तक ब्यूरो। हमारे देश में कोरोना के आंकड़ों ने चिंता को कई गुना बढ़ा दिया है। पिछले 24 घंटे में 27,500 से ज्यादा नए केस आने के बाद अब प्रतिबंधों का नया दौर शुरू हो गया। अदालतें वर्चुअल मोड को अपना रही हैं तो हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्यों ने नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। देश में और खासकर महाराष्ट्र, दिल्ली जैसे राज्यों में कोरोना का जिस तरह का विस्फोट हुआ है, उसके बाद से केंद्र से लेकर राज्यों तक को कुछ और एहतियाती उपाय अपनाने पड़े हैं। अदालतें भी वर्चुअल सुनवाई का रास्ता अपना रही हैं। एक के बाद एक राज्य नई पाबंदियां लगाने पर मजबूर हो गए हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट ने वर्चुअल सुनवाई का फैसला किया। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोबारा वर्चुअल सुनवाई की व्यवस्था लागू करने का ऐलान कर दिया। कई राज्यों ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। राजस्थान में जयपुर में 9 जनवरी तक 8वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। अन्य जिलों में हालात देखकर कलेक्टर फैसला करेंगे। राजस्थान में अब शादी, जुलूस, रैली में भी 100 से ज्यादा लोग जमा नहीं हो पाएंगे। बंगाल में ममता सरकार ने फैसला किया है कि 5 जनवरी के बाद मुंबई और दिल्ली के लिए हफ्ते में 2 ही उड़ानें होंगी। हरियाणा ने भी 3 से 12 जनवरी तक सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए हैं। शादी में 100 और अंतिम संस्कार में 50 लोग ही आ पाएंगे। गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, पंचकुला और सोनीपत में कुछ और बैन लगाए गए हैं। यहाँ 5 बजे मॉल और बाजार बंद हो जाएंगे। गुरुग्राम में पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है। स्वास्थ्य मंत्री विज ने लोगों से सरकार की मदद की अपील की है। पालन करेंगे, जैसे जैसे होगा प्रतिबंध तो लगाने पड़ेंगे, क्योंकि इसकी जो कोरोना का फैलाव है वो बड़ी तेजी से होने की संभावना है। इसलिए जैसी जैसी जहाँ स्थिति है उसके मुताबिक हमें प्रतिबंध तो लगाने पड़ेंगे। बाकी लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि वो खुद भी इसकी पालना करें, मास्क लगाएं, डिस्टेंसिंग रखें
और गैदरिंग के जो नॉर्म्स सरकार ने बनाए हैं उनकी पालना करें। राज्यों को नई पाबंदियां लगानी पड़ी तो इसकी वजह बढ़ते केसेस हैं। 24 घंटे में नए केस चिंता पैदा कर रहे हैं। देश भर में नए केस 27,553 रहे। महाराष्ट्र में 11,877 केस आए। दिल्ली में 3,194 केस आए और पॉजिटिविटी रेट 4.59% हो गया। बंगाल में भी 6,153 नए केस के साथ चिंता बढ़ गई। तमिलनाडु में 1,594 केस आए। कर्नाटक में 1,187 केस आए तो बिहार में नए केस की तादाद 352 रही। राजस्थान में 301 नए कोविड केस हुए दर्ज। जाहिर तौर पर अब वक्त संभलने का है, क्योंकि तीसरी लहर का बस औपचारिक ऐलान ही बाकी रह गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। एक तरफ बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया, उधर कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच लापरवाही की स्थिति भी जबरदस्त है। शहर शहर से लापरवाही की खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसे कहते हैं अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। ये तस्वीर वृंदावन की है। साल के पहले दिन बांके बिहारी का दर्शन करने श्रद्धालुओं का ऐसा सैलाब उमड़ा कि सारी व्यवस्थाएं चकनाचूर हो गई। इन तस्वीरों को देखकर क्या कोई कह सकता है कि देश कोविड की तीसरी लहर के मुहाने पर है? वैसे तो 1 जनवरी को हर साल नए साल के अवसर पर श्रद्धालुओं को कोशिश ये होती है कि ठाकुर जी दर्शन करें, अपना साल शुभ करें, लेकिन कल जो भीड़ थी वो वाकई में एक रिकॉर्ड तोड़ भीड़ थी। इनफैक्ट यहाँ से विद्यापीठ चौराहे से और मंदिर तक का जो सीन था वो अविश्वसनीय था। इतनी भीड़ मैंने तो कभी आज तक या तो व्यवस्था प्रशासन ने अपनी तरफ से करी थी, लेकिन उसके बावजूद भी भीड़ इतनी ज्यादा थी कि वो संभालने में नहीं आ रही थी। वायरल हुआ ये वीडियो वृंदावन के विद्यापीठ चौराहे से लेकर बांके बिहारी मंदिर जाने वाले रास्ते का है। तस्वीर देखिए, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं, बिल्कुल एक दूसरे से चिपके हुए। स्थानीय लोग बताते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में इतनी भीड़ नहीं देखी। मैं जानता हूँ कम से कम कुछ मत समझो, कम से कम 10 लाख आदमियों का दर्शन कल और परसों में हुआ था। 31 तारीख और 1 तारीख को मिला के कम से कम 10 लाख भक्त बिहारी जी के दर्शन का लाभ उठा पाए। 2-3 दिन से बहुत अच्छा रस है और बहुत गैदरिंग है, बहुत भयंकर भीड़ थी। कल 1 तारीख को कितनी भीड़ थी? 1 तारीख को पूरे मंदिर में, बिहार जी इलाके में खूब जबरदस्त भीड़ थी, खूब अच्छी भीड़ थी। पूरी जो गली जो थी ये वाली 50 गज भरा हुआ था, मतलब व्यवस्था एकदम चौकट थी। ये तस्वीर ताज नगरी आगरा की है। जिंदगी से मोहब्बत करने वाले कोविड के खतरों के बीच जान जोखिम में डालकर बेपनाह मोहब्बत के इस प्रतीक को देखने को पहुंचे हैं। भीड़ है तो नियम टूटेंगे ही, यहाँ भी ऐसा ही नजर आ रहा है। मथुरा आगरा से ऐसे वक्त में ये तस्वीर सामने आई है जब यूपी में कोविड के केस लगातार बढ़ रहे हैं। ये नए साल की शुरुआत अगर प्यार के पैगाम से हो तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। और हम सभी जानते हैं ताजमहल मीन्स सिंबल ऑफ लव, और मैं चाहता हूं कि जिस तरह से ताजमहल सिंबल ऑफ लव है, इसी तरह भाईचारा अमन पूरे देश में बना रहे, यही मेरी कामना है। शहर शहर से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। दिल्ली का ये हाल देखिए, जहां रोजाना के केस बढ़ रहे हैं। यहां स्कूल कॉलेज बंद हैं, सिनेमा थिएटर पर पाबंदियां हैं, मेट्रो बस ऑटो के मुसाफिरों की संख्या सीमित कर दी गई है, लेकिन लोग मानने को राजी नहीं हैं। हम आपको दिल्ली के बाजारों की तस्वीरें दिखाएंगे। सुबह के वक्त आप देख सकते हैं कि ये लाल किले के पास का कबूतर बाजार है, जहां पर सुबह के वक्त भारी भीड़ जो है वो जुटी हुई है। लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग 2 गज की दूरी का लोग पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा पुलिस बल भी यहाँ पर जो है वो तैनात है, लेकिन उनकी मौजूदगी में आप देख सकते हैं कि लगातार जो पुलिस वाले हैं वो लगातार यहाँ पर जो लोग हैं उनको यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के हाल से अच्छा नहीं है पड़ोसी गुरुग्राम का हाल। ये गुरुग्राम का सदर बाजार है। कोरोना संक्रमण के चलते आदेश ये थे
कि इसे शाम 5 बजे के बाद बंद कर दिया जाएगा। लेकिन इस तरह के आदेशों के हालात देखिए। अब सरकार की सख्ती वाला बयान सुनिए। चीजों के ऊपर ऐसे कड़े प्रतिबंध लगाए हैं, स्कूल कॉलेज को बंद किया है। इसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीसीज के माध्यम से कमेटी बनाई गई है, तो इसका पालन करें और सख्ती करें। जो इसका पालन नहीं करते हैं, खास करके मास्क का या बाकी जो नॉर्म्स हैं उपस्थिति के, उनका उल्लंघन करते हैं तो उनका चालान भी किया जाएगा। कोलकाता की तस्वीर देख लीजिए। ये महानगर दिल्ली और मुंबई की तरह कोविड विस्फोट का गवाह बन रहा है। देश में पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर का प्रदेश बन गया है, जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं। फिर भी विक्टोरिया मेमोरियल पर जुटा ये जमावड़ा बता रहा है कि लोग नियम मानने को तैयार नहीं हैं, जबकि यहां बाकायदा लाउड स्पीकर से लोगों को समझाया जा रहा है। बहुत ज्यादा भीड़ है हर जगह। अभी तो विंटर का महीना चल रहा है तो बहुत ज्यादा भीड़ है, तो इसलिए ये जो राज्य सरकार के तरफ से वो जो निकाला गया है गाइडलाइन, दिस इज वेरी मच इफेक्टिव। वो बहुत ही अच्छा हुआ। कोरोना को हराया जा सकता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी शर्त है एहतियात। इसके खिलाफ हर पल मुस्तैदी। फिलहाल ज्यादातर जगहों पर ये मुस्तैदी नजर नहीं आ रही। आज तक ब्यूरो।